ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास है, जहाँ पे आज जो हमें पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है स्थल व समुद्री समीर, जहाँ पे हम जानेंगे स्थानीय पवन के बारे में। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। तो देखिए क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। देखिए स्थल व समुद्री समीर, आप सभी को पता है कि दिन के समय ना धरती जल्दी से गर्म हो जाता है, ठीक है, और समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। तो दिन के समय समुद्र से पवन आता है धरती की ओर, और जिस तरह से धरती जल्दी गर्म होता है उसी तरह से ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और समुद्र ना लेट से गर्म होता है, और जब गर्म हो जाता है तब धरती से वायु चलने लगता है समुद्र की ओर, ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नताएं पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उस पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है, यानी कि दिन में ना समुद्र से हवा आ जाएगा स्थल की ओर। आप सभी को पता है कि गर्म हवा ऊपर उठता है और ठंडा हवा उसका जगह लेने आता है। तो जैसे ही गर्म हवा उठेगा ठंडा हवा उसका जगह लेने आ जाएगा, तो इसलिए समुद्र से हवा आ जाएगा धरती की तरफ, ठीक है। और पवने समुद्र से स्थल की तरफ समुद्री समीर के रूप में ना प्रवाहित होने लगती है, इसको कहते हैं समुद्री समीर। रात्रि में इसके एकदम विपरीत यानी उल्टा प्रक्रिया होता है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने लगती है, इसको ना स्थल समीर कहते हैं। यानी रात का स्थल समीर और दिन का समुद्री समीर, समझ में आया? रात का और दिन का है, क्योंकि दिन का धरती बहुत गर्म हो जाए तो उससे हवा ऊपर उठेगा और ठंडा हवा उसको घेरने के लिए आएगा। तो ठंडा हवा कहां से आएगा? समुद्र से। तो आया तो आपको समुद्री समीर हो गया। जब समुद्र ना धीरे धीरे गर्म होता है लेकिन गर्म हो जाता है तो ठंडा होने में समय लगता है, धरती ना जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है। तो यहाँ ठंडा हवा है, ठंडा है, और वहां गर्म है, तो गर्म ऊपर उठेगा तो ठंडा उसको जगह लेने जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है, ठीक है। तो दिन में समुद्री समीर, रात में स्थल समीर चलता है, ठीक है। अब स्थानीय पवन के बारे में जानेंगे और प्रमुख गर्म और स्थानीय पवन, जैसे ना चीनुक के बारे में पूछता है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर ना चलने वाली गर्म और शुष्क, तो पूछेगा चीनुक हवा कैसे ना गर्म और शुष्क। अब पूछेगा चीनुक कहाँ चलती है? तो अमेरिका और कनाडा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर, याद रहेगा ना। चीनुक कहाँ चलती है? अमेरिका और कनाडा रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर, ठीक है। ये कैसी है? तो गर्म और शुष्क। कैसी है? गर्म और शुष्क। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में पशुपालकों के लिए ना बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल में अधिकांश अवधि के लिए यहाँ बर्फ ना जमा रहता है, जिससे ना चारागाह नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीनुक जब चलता है ना तो ये ना चारागाह के लिए ना बर्फ को पिघला देता है। क्या करता है? पिघला देता है, ठीक है। तो परीक्षा में आपको पूछेगा निम्नलिखित में वह कौन सी हवा है जो चारागाहों को ना बर्फ से मुक्त करती है? तो वो है चीनुक। वो है चीनुक, क्योंकि सब तक बर्फ पड़ल रहेगा तो क्या खाएगा जानवर? अरे बहुत सारे जानवर है ना, जंगली जानवर भी है ना, हरा घास खाता है जो जंगल में रहता है, तो क्या खाएगा जब सब जगह बर्फ रहेगा? तो जब चीनुक हवा चलती है ना तो बर्फ को पिघला देता है, तो पिघला दे तो दूबी निकल जाएगा, घास निकल जाएगा, पेड़ निकल जाएगा, तो उसको घास को खाएगा, पशु खाएगा, तो उसको चारा मिल गया, ठीक है। तो चारागाह की व्यवस्था करती है, चारागाह मुक्त करती है चीनुक। आपको परीक्षा में पूछेगा कि चीनुक कहाँ चलता है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी ढलान पर, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर, ठीक है। सीधा लाइन के साथ याद रखिए। उसके बाद पढ़ाएंगे आपको फॉन के बारे में। देखिए यह ना आल्पस पर्वत के ना उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। तो देखिए फॉन भी कैसे ना गर्म और शुष्क, जैसे उधर चीनुक था गर्म और शुष्क, उसी तरह से फॉन भी है गर्म और शुष्क। लेकिन पूछेगा कि फॉन चलता कहाँ था? आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल में, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल में। इसका सर्वाधिक प्रमुख प्रभाव ना स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यानी कि आप पूछेगा फॉन कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड में। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाता है और पशुचारकों के लिए ना चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से ना अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो अंगूर जल्दी किसके कारण पकेगा? फॉन के कारण,
क्योंकि गर्म हवा चलेगा अंगूर को पका देगा, ठीक है। तो अपना कभी आम के समय में ना देखते हैं लू चलने लगता है तो आम पकने लगता है, लीची फटने लगता है, तो लू चलता है इसी से ना। हाँ, तो ये वहां पे चलेगा ना, चारागाह के लिए चारागाह मुक्त कर देगा और वहां पे जो अंगूर का फसल है ना उसको पका देगा, ठीक है। फॉन, तो पूछेगा फॉन कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड में, यानी आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर। अब उसके बाद देखिए हरमट्टम के बारे में, ये बहुत पूछता है हरमट्टम कहाँ चलता है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी दिशा में, कहा? सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी दिशा में। तो हरमट्टम के बारे में पूछेगा कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान। तो याद रखिए हरमट्टम सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क, कैसा ना है? गर्म और शुष्क। तो हरमट्टम कैसा ना है? तो गर्म और शुष्क कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान में। परीक्षा में पूछता है, याद रखिए चीनों के बारे में, फॉन के बारे में, हरमट्टम के बारे में पूछता है, सहारा रेगिस्तान में चलेगा। यह भवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर ना इसको डॉक्टर हवा, तो यह पूछेगा कि निम्नलिखित में डॉक्टर बिंड के नाम से कौन जाना जाता है? हरमट्टम। क्या कहेंगे इसको? डॉक्टर बिंड। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि डॉक्टर बिंड के नाम से कौन जाना जाता है? हरमट्टम। कोई परीक्षा बैठिए आपको पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तब बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, कुछ भी पढ़िएगा ना, प्रीवियस ईयर उलटिएगा ना, चाहे बीएसएससी हो, ये हरमट्टम पूछी मिल ही जाएगा आपको कि हरमट्टम पूछता है, ठीक है। डॉक्टर हवा कौन है? तो हरमट्टम। कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान में, ठीक है। तो अब अगला है आपका सीरॉक। यह सहारा मौसम से ना भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर को पार करती है तो आर्द्रता हो जाती है, यानी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और इटली पहुंचती है। इसके अन्य स्थानीय नाम है, यानी सीरॉक के ना अलग अलग जगह पर ना अलग अलग नाम है। जैसे देखिए इसको कहते हैं खमसीन। तो परीक्षा में पूछेगा मिस्र में स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो याद रखिए खमसीन नाम है, ठीक है। उसके बाद गिबली, लीबिया में कहते हैं गिबली। उसके बाद चिली बोलते हैं ट्यूनिसिया में, लेस्ट मैड्रिया में। उसके बाद सीरॉक इटली में। तो सीरॉक पूछता है, यह सीरॉक ना अंगूर को पका देता है, ठीक है, सीरॉक, ठीक है। उसके बाद लेवेस्ट स्पेन में, ठीक है। इसका नाम ना रक्त वर्षा, इसी का नाम सीरॉक को क्या कहते हैं? रक्त वर्षा। याद रहेगा ना। तो सबसे पहले इसको याद रखिए कि इसका वहां पे नाम है खमसीन, मिस्र में। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। सीरॉक को और क्या नाम है? खमसीन। मिस्र में खमसीन इसको बोलेंगे। अब अगला है आपका सीमुल के बारे में देखने के लिए। यह अरब रेगिस्तान में ना बहने वाली ना गर्मी यानी गर्म और शुष्क हवा है। सीमुल कहाँ बहेगा? अरब रेगिस्तान में। उसके बाद देखिए ब्लैक रोलर के बारे में। यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में ना दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल से भरी चलने वाली ना आंधी है। यानी ब्लैक रोलर कैसे ना आंधी है, गर्म हवा अपने साथ ना धूल से भरी लेकर के चलता है ब्लैक रोलर। तो पूछेगा कहाँ चलता है? तो उत्तरी अमेरिका। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आपको जानना है ब्रिक फील्ड के बारे में। देखिए ये ना ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली ना गर्म और शुष्क हवा है। तो ब्रिक फील्ड का है तो ऑस्ट्रेलिया चल जाइए। ब्रिक फील्ड का है तो ऑस्ट्रेलिया चल जाइए। ब्रिक फील्ड कहाँ चलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। अब है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर ना न्यूजीलैंड में चलता है। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में ना उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। तो पूछेगा, ये पूछता है बहुत कि नार्वेस्टर कहाँ चलता है? न्यूजीलैंड। ऐसे पूछेगा न्यूजीलैंड के स्थानीय पवन का क्या नाम है? हाँ, कैसा ना है? गर्म और शुष्क। गर्म और शुष्क। तो याद रखिए नार्वेस्टर के बारे में कई सारे एग्जाम में पूछा है नार्वेस्टर को, आपसे भी पूछेगा नार्वेस्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए सामल। यह ना इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जिसका नाम है सामल। अब आगे देखिए सांटाना। यह पूछता है सांटाना। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांटाना घाटी में चलने वाला गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। सांटाना धूल भरी आंधी है, गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। तो सांटाना के बारे में याद रखिए कहाँ चलता था? कैलिफोर्निया। कहाँ? कैलिफोर्निया। अगर कैलिफोर्निया न लिखा लेते ना तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है सांटाना। उसके बाद कोयम्बैग। यह ना जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। कोयम्बैग कहाँ बहेगा? जावा इंडोनेशिया में। यह तंबाकू खेती को ना काफी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद जेट प्रवाह के बारे में समझना आपको, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल, तो जानते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल है क्षोभ मंडल। वर्षा इसी में होगा, आपको ऑक्सीजन इसी से मिलता है, ठीक है। तो वही है क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को ना जेट प्रवाह कहते हैं। यह ना 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यानी जेट प्रवाह करने पश्चिम से
पूरब, यानी पश्चिम से चलेगा अब पूरब चला जाएगा, तो पूरब में बांग्लादेश है ना, तो उधर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब चलता है जेठ प्रवाह। यह दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ना यह एक अधिक शक्तिशाली होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में इसका ताकत ना ज्यादा रहता है। इसमें ना वायु 120 किलोमीटर, तो पूछेगा जेठ प्रवाह की स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जेठ प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक है, यानी जेठ प्रवाह से ही ना ये सब पैदा होता है, ये सब उत्पन्न होता है। ठीक है, जन्म लेता है। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेठ प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरणों को संतुलित करने के लिए ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कहीं ताप हो जाता है, कहीं गर्मी हो जाता है, इसका संतुलन करता है जेठ प्रवाह। अब आपको वायु राशि के बारे में समझना है। कहता वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें ना तापमान एवं तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो वायु राशि कहलाता है। तथा सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। कहता वायु राशियां में कई परतों होती है जो एक दूसरे के ऊपर ना क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत के में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के ना मध्य अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी वायु राशियां जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वायु राशियां। ठीक है, अब इसके बाद वाताग्र यानी फॉरेंट्स के बारे में देखना है आपको। ठीक है, वाताग्र जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं, अब देख लीजिए, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधि विशिष्ट वाताग्र। वाताग्र कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। वाताग्र क्या प्रकार के, ये चारों के बारे में आप समझिए आप। ठीक है, कहता है शीत वाताग्र के बारे में, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों के ऊपर धकेलती है तो इससे संपर्क क्षेत्र में शीतल वाताग्र कहते हैं। ठीक है, अब उष्ण वाताग्र बारे में, यह गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियां के ऊपर उठती है तो इस संपर्क क्षेत्र को ना उष्ण वाताग्र कहते हैं। अब अचर वाताग्र के बारे में समझिए। कहता है जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो उनके अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठता। अब अधि विशिष्ट वाताग्र, कहता यदि एक वायु राशियां पूर्ण धरातल के ऊपर उड़ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधि विशिष्ट वाताग्र कहते हैं। ठीक है, अब नीचे कुछ लिखा है, देखिए, वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। तो यह प्रश्न पूछेगा कि वाताग्र कहाँ निर्मित होगा, तो मध्य अक्षांश में। और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इसकी विशेषता है, ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। तो वर्षा होने का ना यही कारण है। ठीक है, अब आपका अगला ना बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो चक्रवात जो है ना हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है आपको। ठीक है, नहीं तो एक ही दिन सब बड़ा हो जाएगा। ठीक है।